नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में दीवानी वाद को यानी सिविल वाद को दाखिला से लेकर के निर्णय तक के बारे में आइए क्रम से जानते हैं। सीपीसी के आर्डर 1 में बताया गया कि पक्षकार कौन होंगे, वादी कौन होगा, प्रतिवादी कौन होगा, इसके बारे में बताया गया है। सही वादियों प्रतिवादी का होना आवश्यक है। दूसरा, आर्डर 2 में बताया गया है वाद के विरचना के बारे में। सीपीसी के आर्डर 2 में वाद के विरचना के बारे में बताया गया, जिसमें कहा गया कि वाद कैसे विरचित होगा। वाद में 4 बातों का होना आवश्यक है। पहला, पक्षकारों के नाम, दूसरा तथ्य, तीसरा काजापेक्षन और चौथा अंतोष। इन 4 बातों का वाद पत्र में होना आवश्यक है। तीसरा, वाद में जो प्लीडर होंगे, अधिवक्ता होंगे, ये कौन होंगे, अधिवक्ता और जो अभिकर्ता होगा ये कौन होगा, इसके बारे में बताया गया है कि सही अभिकर्ता में प्लीडर का होना आवश्यक है। सीपीसी के आर्डर 4 में बताया गया वाद का संस्थित किया जाना। वाद कहाँ संस्थित होंगे, किस न्यायालय में संस्थित होंगे, किसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, मूल्यांकन का क्षेत्राधिकार होगा, किस स्थान पर दावा को दाखिल किया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। वाद को संस्थित कहाँ किया जाएगा, उसका नंबर मिलेगा, मुकदमे का एक नंबर मिलता है। यह सीपीसी के आर्डर 4 में बताया गया। सीपीसी के आर्डर 5 में बताया गया है कि सम्मन का निकाला जाना। दावा दाखिला करने के बाद विपक्षी को यानी प्रतिवादी को न्यायालय द्वारा सम्मन भेजा जाएगा, जिसका पैरवी वादी करता है न्यायालय शुल्क न्यायालय में जमा करके, और तब न्यायालय से सम्मन जारी होता है प्रतिवादी को। आर्डर 5 में तामीला के बारे में भी बताया गया है कि कैसे तामीला होगा, इसके बारे में बताया गया है कि न्यायालय से सम्मन जारी होता है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था है, या फिर सम्मन लेने से इनकार करता है तो रजिस्ट्री के माध्यम से, डाक रजिस्ट्री के माध्यम से जाता है। फिर यदि फिर भी नहीं लेता तो पेपर प्रकाशन के माध्यम से भी प्रतिवादी को सूचना दिया जाता है। तामीला होने के बाद आर्डर 5 में तामीला के बारे में बताया गया। आर्डर 6 में बताया गया है साधारणतः अभिवचन के बारे में कि वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र कैसे होगा, इसके बारे में आर्डर 6 में बताया गया कि वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र किस क्रम में लिखा जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में ब्यौरा पूरा दिया गया। अभियोजन के बारे में जो प्रार्थना पत्र होंगे, जो वाद पत्र होगा, जो प्रतिवाद पत्र होगा, कैसे लिखा जाएगा, किस क्रम में लिखा जाएगा, उनका क्रमवार कैसे लिखा जाएगा, छोटे छोटे अंकों में लिखा जाएगा, शब्दों में लिखा जाएगा, इसके बारे में पूरा विस्तृत ब्यौरा सीपीसी के ऑर्डर 6 में बताया गया। साधारणतः अभियोजन के नाम से बताया गया। सीपीसी के ऑर्डर 7 में बताया गया वाद पत्र के बारे में कि वाद पत्र कैसा होगा, पूरा विवरण वाद पत्र के बारे में क्या होगा, कैसे होगा, वाद पत्र का सही नहीं लिखा जाता तो वाद पत्र खारिज हो जाता है, कैसे होना चाहिए वाद पत्र, पूरा ब्यौरा ऑर्डर 7 में वाद पत्र के बारे में बताया गया। ऑर्डर 8 में बताया गया प्रतिवाद पत्र कैसा होगा, इसके बारे में ऑर्डर 8 में बताया गया कि प्रतिवाद पत्र का कैसा होगा, उसका काउंटर क्लेम कैसा होगा, फिर मुजरा के बारे में बताया गया। इससे पूरा विवरण जो प्रतिवाद पत्र का है, जो जवाबदेही कर सकते हैं इसको, इसके बारे में पूरा विवरण सीपीसी के ऑर्डर 8 में बताया गया है। सीपीसी के ऑर्डर 9 में बताया गया है कि वादों के न्यायालय पर उपस्थिति या अनुपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में सीपीसी के ऑर्डर 9 में बताया गया है। यदि वादी उपस्थित नहीं होता तो क्या होगा, प्रतिवादी पुकार के समय न्यायालय पर उपस्थित नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मुकदमा खारिज हो जाता तो कैसे इसे पुनर्जीवित किया जाएगा, इसके बारे में पूरा विवरण सीपीसी के ऑर्डर 9 में बताया गया है। ऑर्डर 10 में बताया गया है कि जब वादी वाद पत्र, प्रतिवादी प्रतिवाद पत्र दाखिल कर देता है तो दोनों को न्यायालय एक समझौता के माध्यम से दोनों को सुनवाई करेगा। यदि वहाँ पर दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं और बात को मान जाते हैं तो मुकदमा समाप्त किया जा सकता है। सीपीसी के ऑर्डर 10 में ऑर्डर 11 में बताया प्रकटीकरण एवं निरीक्षण के बारे में। न्यायालय उस दावे एवं प्रतिवाद पत्र को देखेगा, प्रकट करेगा और निरीक्षण करेगा कि उसमें कौन से जो तथ्य हैं उनका प्रकटीकरण एवं निरीक्षण की बातें आती हैं। ऑर्डर 11 में 12 में यदि स्वीकृतियाँ के बारे में बातें आती हैं। यदि वादी कोई बात कहता है, प्रतिवादी उसको स्वीकार कर लेता है तो उन तथ्यों का विवाद समाप्त हो जाता है। जो तथ्य रह जाते हैं, जिनका विवाद रह जाता है, फिर उसी के बारे में न्यायालय साक्ष्य सबूत मांगती है। ऑर्डर 13 में न्यायालय साक्ष्यों को मांगती है। ऑर्डर 14 में जो वाद बिंदु विरचित होता है, वादी के वाद पत्र में प्रतिवादी के प्रतिवाद पत्र को देख करके
न्यायालय वाद बिंदु का विवेचन करती है कि कौन कौन से विवाद हैं वादियों प्रतिवादी के बीच में। यह ऑर्डर 14 में बताया गया है। ऑर्डर 15 में एक प्रथम सुनवाई करता है कि यदि जो कुछ विवाद है, यदि दोनों पक्षकारों की सुन करके लगता है कि समाप्त हो जाएगा, तो ऑर्डर 15 में प्रथम सुनवाई कर लेता है। फिर भी अगर विवाद नहीं समाप्त होता तो न्यायालय साक्षियों को सम्मन जारी करता है। ऑर्डर 16 में जो साक्ष्य सबूत, जो साक्षी हैं, उनको सम्मन जारी करके बुलाता है। ऑर्डर 17 में बताया गया स्थगन के बारे में कि यदि वादियों प्रतिवादी न्यायालय में किसी वजह से अनुपस्थित होते हैं तो स्थगन प्रार्थना पत्र दे करके वाद को, सुनवाई का जो तारीख है उसको स्थगित करा सकते हैं। कारण बताते हुए अगर सफिशिएंट कारण वादियों प्रतिवादी जिसने स्थगन दिया है वह न्यायालय के सामने प्रस्तुत करता है तो न्यायालय उस दिन की कार्रवाई को स्थगित करके वही दूसरी तिथि दे देती है सुनवाई के लिए। ऑर्डर 18 में बताया गया है कि साक्षियों का साक्ष्य लेना, जिरह कराना या सबूत के बारे में ऑर्डर 18 में बताया गया है कि साक्ष्यों का जो परीक्षण होगा उसे ऑर्डर 18 में बताया गया है। ऑर्डर 19 में बताया गया है कि शपथ पत्र के बारे में, यदि किसी बात को शपथ पत्र के माध्यम से देना चाहते हैं, किसी तथ्य को शपथ पत्र के माध्यम से समर्थन करना चाहते हैं, तो यह शपथ पत्र के बारे में ब्यौरा पूरा ऑर्डर 19 में बताया गया। सीपीसी के ऑर्डर 19 में बताया गया। सीपीसी के जो ऑर्डर 20 है उसमें सुनवाई एवं निर्णय के बारे में बताया गया है कि सुन करके एक निर्णय पारित कर दिया जाएगा। ये ऑर्डर 20 में है। दोस्तों, इस तरह से ऑर्डर 1 से लेकर के 20 तक के क्रम चलते हैं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।